अमेरिकन पुलिस और एफबीआई से बचने के लिए 16 साल कोल्टन ने पहले तो सेस्ना 182 प्लेन चुराया और कनाडा की तरफ रवाना हो गया। मजे की बात तो ये है कि कोल्टन ने प्लेन उड़ाना एक वीडियो गेम से सीखा होता है और उसकी ये पहली चोरी नहीं होती। 16 साल की उम्र में लोगों के घर में घुसना, मिलियंस की बोट और प्राइवेट प्लेन चुराना कोल्टन के लिए बच्चों का खेल बन गया था। यूएस पुलिस, एफबीआई, मिलिट्री, यहाँ तक कि बाकी 3 कंट्रीज के पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी, पर कोल्टन किसी के हाथ नहीं आ रहा था। कोल्टन इतने जुर्म करता जा रहा था जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जंग छेड़ दी हो। ये सिलसिला सालों तक चलता है और आखिर में उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे पकड़ा जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कोल्टन का पूरा नाम तो कोल्टन हैरिस मूर था, पर उसकी परवरिश किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हुई थी। उसकी माँ एक अल्कोहलिक थी और बाप सालों पहले इन दोनों को छोड़ चुका था। वहीं पर कोल्टन अपनी माँ के साथ एक ट्रेलर पार्क में रहता था। स्कूल में दूसरे बच्चे अक्सर कोल्टन को तंग करते और कभी कभी तो मारा करते। कोल्टन अक्सर पड़ोसियों के घर से खाना चुराया करता था, क्योंकि उसकी माँ जितने भी पैसे कमाती सब दारू पे उड़ा देती थी। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे मिलकर कोल्टन को मार रहे होते, तभी उनके क्लास में आया नया बच्चा हार्ले आयरन विंग डेविडसन, जो कि 2 साल जुवेनाइल जस्टिस की सजा काट कर आया होता है। कोल्टन को बचाता है और रात के करीब 12 बजे दोनों एक घर के सामने मिलते हैं। हार्ले कोल्टन को ताला तोड़ना और दूसरों के घर में चोरी करना सिखाता है। इसी तरह वो दोनों रोज रात को मिलते हैं और जिस किसी घर के ओनर वैकेशन पे गए होते थे उनके घर का ताला तोड़ते और खाने के साथ साथ कुछ पैसे चुराया करते। क्योंकि उन लोगों का इलाका सेंट जुआन आइलैंड्स के पास था, पूरा इलाका वैकेशन होम से भरा रहता है। अक्सर 3 में से एक घर तो खाली ही रहता था। इस वजह से कोल्टन और हार्ले की इन चोरियों के बारे में किसी को कानो कान तक खबर नहीं हो रही थी। जहां पर कोल्टन के उसकी माँ के साथ रिश्ता और खराब हो रहा था। उसकी माँ अब ज्यादा पीने लगी थी, कभी कभी तो माँ बेटे दोनों हाथापाई पर उतर जाते। इस सब से कोल्टन अब तंग आ चुका था। वो बस ये चाहता था कि उसकी माँ पीना छोड़ दे, पर अब सब नामुमकिन सा लग रहा था। कोल्टन के पास बाप का सहारा तो कभी था ही नहीं, अब माँ का भी कोई भरोसा नहीं था। वो घर छोड़कर चला जाता है और पास के एक जंगल में टेंट लगाकर रहने लगता है। पड़ोस के घरों में चोरियां करता, जहां से वो पैसे और खाना चुराया करता। पर इन चोरियों के बारे में एक घर के ओनर को पता चल जाता है, तभी पुलिस को इन्फॉर्म करता है और स्वाट टीम कोल्टन के घर पे छापा मारती है, जहां उसकी माँ रहती थी। हालांकि उसकी माँ को इन चोरियों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। स्वाट टीम घर के एक एक कोने में तलाशते हैं, पर कोल्टन कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो जंगल के एक टेंट में रह रहा था। पर स्वाट टीम के पास एक शिकारी कुत्ता भी होता है, जिसकी मदद से कोल्टन के जंगल वाली कैंप तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही स्वाट टीम टेंट के अंदर तलाशते हैं, उन लोगों को कोल्टन के चुराई गई लैपटॉप, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीस्कोप और चेकबुक मिलता है। पर कोल्टन का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होता। हालांकि कोल्टन दूर से ही ये सब देख रहा होता है। ये सब होने के बाद दूसरी सुबह कोल्टन अपनी माँ को एक खत लिखता है, जिसमें वो बताता है कि पुलिस ने उसकी सभी सामान को जब्त कर लिया है। वो अब ये जगह छोड़कर विची जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। खत के लास्ट लाइन में ये भी लिखता है कि पुलिस वाले उसे कभी नहीं पकड़ सकते और ये एक जंग है उन लोगों के खिलाफ। लोकल पुलिस तो उसे पकड़ने में नाकाम रहती है और एफबीआई भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, पर नाकामयाब ही रहते हैं। तभी एफबीआई बाउंटी हंटर्स को हायर करता है कोल्टन को पकड़ने के लिए, और शहर के हर एक गली चौराहे में उसकी वांटेड पोस्टर लगा देते हैं। कोल्टन अब घरों में चोरी करने के अलावा गाड़ियां और प्राइवेट बोट्स भी चुराने लगा था। वो हर रात एक नया घर ढूंढता जिसके ओनर वैकेशन पे गए होते थे। उस घर में चोरी से घुसता और रात भर रहता और सुबह होते होते तक गायब हो जाता था। एफबीआई उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती रहती, पर अफसोस एफबीआई के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे कर लोकल न्यूज़पेपर और लोगों के बीच कोल्टन अब मशहूर होने लगा था। ये सिलसिला महीनों तक चलता है, पर एक दिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। कोल्टन अक्सर जिस घर में घुसता था उस घर की सभी लाइट्स ऑन कर देता था। एक दिन ऐसे ही एक घर में घुसता है और सभी लाइट्स ऑन करके भूल जाता है। पड़ोसियों को मालूम होता है कि उस घर का ओनर घर पे नहीं है। घर की लाइट्स ऑन देख के एक पड़ोसी एफबीआई को इन्फॉर्म कर देता है। फोन करने के तुरंत बाद दर्जनों पुलिस चोरी छुपके गाड़ी की सायरन ऑफ करके बिना कोई शोर मचाए इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया होता है, पर कोल्टन को इस बात की भनक तक नहीं होती। पुलिस की एक टीम दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं, कोल्टन सोफे पे लेटकर टीवी देख रहा होता है, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोल्टन की गिरफ्तारी से अब सभी चैन की सांस ले सकते थे।
हालांकि कोल्टन की उम्र अभी 15 साल ही थी, इसलिए उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है और इलीगली दूसरों के घर में घुसने और चोरी करने के इल्जाम में 3 साल जेल में रहने की सजा मिलती है। जेल में रहकर वो स्कूल की पढ़ाई करता और प्लेन उड़ाने की बुक्स भी पढ़ा करता। उसकी अच्छी बिहेवियर देखकर उसे 10 महीनों में ही फेंसलेस ग्रुप होम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ कोई सलाखें नहीं होती। वो अपने पसंद का खाना खा सकता और कपड़े लगा सकता था। सभी को यकीन होने लगा था अब कोल्टन सुधर चुका है। 1 साल तो वो अपनी सजा काट चुका था, बस 2 ही साल बचे होते। एक रात 12 बजे के करीब एक गार्ड राउंड पे निकला होता है, तभी देखता है कोल्टन अपनी बेड पे नहीं होता। वो उधर से भाग चुका होता है। ग्रुप होम से भागकर कोल्टन सबसे पहले तो अपने घर जाता है, पर उसका घर तबाह हो चुका था और उसकी माँ की भी कोई खबर नहीं होती। फिर हार्ले के पास जाता है, जिसने उसको चोरी करना सिखाया होता है, पर हार्ले खुद की माँ के चर्च में चोरी करने के इल्जाम में जेल में होता है। कोल्टन के पास रहने की जगह ना होने की वजह से वो फिर से दूसरों के घर में चोरी से घुसना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करते करते महीने बीत जाते हैं। FBI को कोई आइडिया नहीं होता कोल्टन कहाँ रह रहा था। उसे पकड़ने के लिए हाथ पैर मारते रहते, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अंटिल हाईवे पुलिस को एक दिन काले रंग की मर्सिडीज 100 की रफ्तार से ज्यादा दिखाई देता है। तभी हाईवे पुलिस उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर आगे पहुंचे ही होते हैं, तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है और ड्राइवर फरार होता है। उन लोगों को रोड के साइड में पड़ा एक बैग मिलता है, जिसमें चोरी की हुई क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक कैमरा मिलता है, जिसमें कोल्टन की कुछ तस्वीरें होती है। इस बात से तो कंफर्म हो चुका था कि उस गाड़ी में कोल्टन ही था। कोल्टन के इन हरकतों की वजह से शहर का एक एक इंसान तंग आ चुका था। FBI भी उसे पकड़ने में नाकाम रहती। आम लोग अब हरकत में आ चुके थे। लोगों ने अब खुद की सिक्योरिटी के लिए गन खरीदना चालू कर दिया था। शहर के कोने कोने में CCTV कैमरा लगा दिया गया था। हट्टे कट्टे नौजवान अब रात भर जागकर पहरा देने लगे थे। इस सब से कोल्टन को अब किसी भी घर में घुसने में मुश्किल हो रही थी। तभी वो शहर छोड़कर जाने का फैसला करता है। ऑर्केस आइलैंड पर एक छोटी एयरपोर्ट है, जहां उस आइलैंड के अमीर लोग अपने प्राइवेट प्लेन रखते थे। कोल्टन हफ्तों से एयरपोर्ट के नजदीकी जंगल से नजर रख रहा होता है। एयरपोर्ट स्टाफ के सभी रूटीन से उसको मालूम चल जाते हैं। एक दिन जैसे ही सुबह होने लगती है, मौका मिलते ही वो चुपके से प्लेन की तरफ जाता है, जो कि सेस्ना 182 होती है, और कीज भी सीट के ऊपर मिल जाता है। प्लेन को स्टार्ट करता है और लेकर उड़ जाता है। हालांकि उसने प्लेन उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है। कोल्टन ने प्लेन उड़ाना वीडियो गेम से सीखा होता है। अभी आधे रास्ते पहुंचा ही होता है, तभी प्लेन की फ्यूल खत्म होने लगती है। कोल्टन को अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, पर वो किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड तो नहीं कर सकता था। इसीलिए पहाड़ी की एक समतल जगह देखता है और प्लेन को क्रैश लैंड करवाता है। काफी लोग उसके खिलाफ हो गए थे, सिर्फ उसकी गिरफ्तारी चाहते, पर वहीं पर कुछ लोग उसे पसंद करने लगे थे। कैसे एक 16 साल के बच्चे ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। यहाँ तक कि उसके नाम से कई फेसबुक पेजेस भी बन चुके थे। उसके नए कारनामों के चर्चे हो रहे थे। उसके नाम के मर्चेंडाइज तक बिकने चालू हो गए थे। धीरे धीरे कर उसकी फैन बेस भी बढ़ रहा था। ये सब देखकर अपने फैंस को कुछ बड़ा कांड करके दिखाने का फैसला करता है और सितंबर 8 को लगभग $1 मिलियन की बोट चुराता है और फ्राइडे हार्बर जाता है। उधर से $1 मिलियन की प्लेन चुराता है और वापस ऑर्केस आइलैंड आ जाता है। हालांकि उसे प्लेन उड़ाना तो आ चुका था, पर लैंड करना सबसे मुश्किल काम होता है और वो हमेशा क्रैश लैंडिंग ही करता था। इससे हर एक बार पुलिस को पता लग जाता था वो कहाँ पर है। जैसे तैसे कर वो पुलिस की ही बोट चुराता है और इलीगली कनाडा में घुस जाता है। हफ्तों तक कनाडा में चोरी करने के बाद एक प्लेन चुराता है और वापस वाशिंगटन आ जाता है। इस बार उसने सेफ लैंडिंग करी होती है। हफ्तों तक गायब रहने के बाद ग्रोसरी स्टोर से हजारों डॉलर चुराता है और एक फुटप्रिंट छोड़ जाता है, एक टैगलाइन सिया के साथ। मीडिया वाले अब उसे बेयरफुट बैंडिट के नाम से बुलाने लगे थे। फेसबुक पे उसकी फैन बेस बढ़ती ही जा रही थी। अब उसकी ये जंग सिर्फ पुलिस या FBI के साथ नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के साथ छिड़ चुका था। वो फिर कुछ दिनों के लिए गुमनाम हो जाता है और 13 मई 2010 को ओरेगोन एनिमल हॉस्पिटल को एक खत और कुछ पैसे भेजता है, जिसमें एनिमल्स के इलाज के लिए पैसे भेजे ऐसा बताता है। होमलैंड सिक्योरिटी वालों ने शहर के सभी प्राइवेट प्लेन ओनर की एक मीटिंग रखी होती है। सभी प्लेन्स की सिक्योरिटी बढ़ाने और प्लेन के कीज सीट पे ना छोड़ने का इंस्ट्रक्ट करते हैं। कोल्टन को अब प्लेन चुराने में मुश्किलें होने लगी थी। वो हफ्तों तक मोनरो काउंटी एयरपोर्ट पे नजर रख रहा होता है और एक दिन जैसे ही उसको मौका मिलता है, हैंगर की तरफ दौड़ता है जिसमें सेस्ना 400 प्लेन होती है। उसकी किस्मत से प्लेन का ओनर कीज सीट पे ही भूल गया होता है। इस बार वो अमेरिका छोड़कर क्यूबा जाने का फैसला करता है और प्लेन की टैंक फुल करके निकल पड़ता है। पर मौसम खराब होने की वजह से वो क्यूबा की बजाय बर्मुडा ट्रायंगल
की तरफ रुख कर लेता है। तय किए हुए दूरी से ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से पेट्रोल भी खत्म हो चुका होता है। कोल्टन को एक बार फिर से इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। ओशन के ऊपर पानी में लैंड करना तो खतरे से खाली नहीं था। तभी उसे एक छोटी आइलैंड दिखती है जो कि बहामास होता है। पर कोल्टन को अभी तक प्लेन लैंड करवाना नहीं आता था। इस वजह से वो एक बार फिर से क्रैश लैंडिंग करता है। प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद वो शहर की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसे मालूम था प्लेन क्रैश होने के तुरंत ही प्लेन की सिस्टम से एक ऑटोमेटेड एसओएस मैसेज यूएस के कोस्ट गार्ड को ट्रांसफर हो जाता है। इस क्रैश के बाद यूएस पुलिस और एफबीआई के साथ साथ बहामियन पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाते। पर बहामास में उस टाइम फेस्टिवल चल रहा होता है। लाखों लोगों के बीच में कोल्टन को ढूंढना अब किसी के लिए भी नामुमकिन था। हफ्तों तक वो बहामास के घरों में चोरी छुपके घुस के रह रहा था। फेस्टिवल खत्म होने के तुरंत बाद बहामियन पुलिस हरकत में आ जाते और सभी एयरपोर्ट पे लॉकडाउन लगा देते हैं और चारों तरफ उसकी वांटेड पोस्टर भी। फिर एक रात वो जैसे ही एक घर में घुस रहा होता है तभी उसे घर के गार्ड ने देख लिया होता है। गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो भाग जाता है। पर गार्ड ने 911 को खबर कर दिया होता है। एफबीआई, बहामियन पुलिस, यहाँ तक कि मिलिट्री भी उसको पकड़ने के लिए आ जाती है, पर वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। इस सब से बचकर वो डॉग पे नजर रख रहा होता है। आधी रात को सिक्योरिटी दे रहा पुलिस वाला जैसे ही उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है, कोल्टन तुरंत ही झाड़ी से निकलता है और एक बोट चुरा कर भागने लगता है। मिलिट्री और पुलिस तुरंत ही उसका पीछा करते हैं, पर उसके पास अच्छी खासी बोट होती है जिससे मिलिट्री वालों का बोट काफी पीछे छूट जाता है। वो खुश हो जाता है, पर इस सब में उसने एक बात पे ध्यान नहीं दिया होता है। आगे पानी का लेवल कम होता है जो कि जीपीएस सिस्टम पहले से ही वार्न कर रहा होता है। उसकी बोट कुछ दूर आगे जाते ही रेत के टीलों में फंस जाती है। वो ना ही तो आगे जा पा रहा था ना ही तो पीछे। मिलिट्री तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है। कोल्टन के पीछे एफबीआई, यूएस मार्शल्स, कईयों पुलिस डिपार्टमेंट, होमलैंड सिक्योरिटीज, कैनेडियन माउंटीज और मिलिट्री पड़ी थी। आखिरकार वो पकड़ा गया था, पर वो अभी भी बहामियन पुलिस की गिरफ्त में होता है और बहामियन सरकार सिर्फ उसकी कोई पासपोर्ट न होने की वजह से सिर्फ $300 का जुर्माना लगाते हैं। यूएस एम्बेसी बहामियन सरकार को $300 की भरपाई करके उसे वापस यूएस ले जाते। कोल्टन अभी तक 3 कंट्रीज में 6 प्लेन चुरा चुका था और 60 से भी ज्यादा जुर्म कर चुका था। कोल्टन इतने जुर्म कर चुका था कि उसे 20 से 30 साल की सजा तो होकर रही थी। पर कोल्टन ने उस टाइम के सबसे फेमस लॉयर जॉन हेनरी ब्राउन को हायर किया होता है, जो कि सीरियल किलर टेड बंडी का अटर्नी भी हुआ करता था। कोर्ट कोल्टन को 1.4 मिलियन की पेनाल्टी लगाती है, जो कि उसे तीरना भी नहीं पड़ा था। उसके ऊपर बने मूवीज के प्रोडक्शन हाउस की जेब से ये सारा पैसा गया था। कोल्टन ने जुर्म करना तो छोड़ दिया, पर वो अभी के टाइम कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।